सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पाक फौज में आला सतह पर अफसरान की तरक्की, तबादले और तैनातियां की गई हैं और 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तरक्की पाने वालों में साबिक DG ISPR आसिफ गफूर भी शामिल हैं, जो अब तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट जनरल बना दिए गए हैं। पाक फौज में ये तकर्रियां, तबादले और तरक्की मामूल के मुताबिक है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त गैर मामूली हालात चल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर पाबंदियां फिर सख्त की जा रही हैं, लेकिन वजीर आजम ने मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन न करने का इंदिया दे दिया है। आज लाहौर में उनका कहना था कि रोजगार को बंद नहीं कर सकते। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन की मुखालफत की थी, जिस पर इन्हें अपोजिशन की तनकीद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वज़ीर आज़म की लॉकडाउन के बारे में राय बिल्कुल दुरुस्त थी और वो आज भी अपनी इस राय पर कायम है। लेकिन अब अपोजिशन बदल गई है। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फंक्शनल लीग के सीनियर रहनुमा जाम मेंगरियो भी कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। सियासी मुशीर का टेस्ट मुस्बत आने पर बिलावल ने भी खुद को क्वारंटीना कर लिया है। हालात खतरनाक हो रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अपने जलसे फिर भी बंद करने के लिए तैयार नहीं। नारे अवामी मसाइल के हैं और हालात ये हैं कि जाती अना हावी है। सबूत इसका कोरोना पर होने वाले अहम पार्लिमानी इजलास का बायकॉट का फैसला है, जिसने अवामी मसाइल के हल के लिए अपोजिशन की संजीदगी को बेनकाब कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जलसे जहां से कोरोना फैलने का खदशा है, इनसे तो अपोजिशन रहनुमाओं को बड़ा प्यार है, और पार्लिमानी इजलास जिसमें कोरोना को काबू करने की बात होना थी, उसमें शिरकत से इनकार क्यों? मुखालफत बराए मुखालफत की रिवायत कब खत्म होगी? एक और जुर्म जिसका रास्ता हुकूमत रोकने की कोशिश कर रही है, वो रेप और ज्यादती के बढ़ते वाकयात हैं। वज़ीर आज़म ने ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द करने के कानून की मंजूरी दे दी है। सवाल यह है कि क्या सख्त कवानीन ही जिनसी ज्यादती के बढ़ते सैलाब को रोक सकते हैं, या फिर आज़ादी इजहार के नाम पर फैलाई जाने वाली गंदगी को ठिकाने लगाना भी जरूरी है। आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म की तरफ से चौधरी शुजात की क़यादत और क्या काफिले की नाराज़गी खत्म कर देगी। पंजाब पुलिस कल्चर में तब्दीली का आगाज भी प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन पहले बात करते हैं अपोजिशन के कोरोना पर पार्लिमानी इजलास के बायकॉट की। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, इस फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या उनको लगता है कि हुकूमत बेकार में ये बुला रही है, कुछ इससे हासिल नहीं होना? मैं तो उसामा साहब इस बात पे हैरान हूँ कि जब हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब या स्पीकर इस तरह के इशूज़ पर अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेते, उनको नहीं बुलाते, तो उस वक़्त ये इशू उठाया जाता है कि जनाब हुकूमत को चाहिए कि कोविड-19 जो है इससे निपटने के लिए अपोजिशन जमातों को बैठ के एक इजलास किया जाए, एक मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ बैठ के ये सारे मामला तय हो सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, ट्रांसमिशन में हमारे साथ संडे को चौधरी जाफर इकबाल साहब थे और सेंटर फैसल जवेद साहब भी थे। वो बार बार नून लीग के रहनुमा की जानब से ये मुतालबा आ रहा था कि जनाब अपोजिशन जमातों को बुलाया जाए, जिस पर सेनेटर फैसल जवेद साहब ने कहा कि हम पहले भी बुला चुके हैं, आपकी जमातों के रहनुमाओं ने बाइकाट कर दिया था, तो अगर आप कहते हैं तो हम दोबारा भी बुला लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत हमें जनाब किसी मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं करती, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, हमें बुलाया नहीं जाता, हमसे मुज़ाकरात नहीं किए जाते, हमसे मुशावरत नहीं की जाती। हम इस मसले के हवाले से बहुत सारी हमारे पास तजावीज़ हैं, हम हुकूमत को मामनत करना चाहते हैं, क्योंकि ये कौमी और एक अहम इंतहाई अहमियत का मामला है। अब कोविड-19 के ऊपर, क्योंकि ये जो PDM की जानब से भी 11 जमातों के हवाले से जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब और PMLN के सीनियर नायब सदर हैं, उनकी जानब से इस बाइकाट का ऐलान किया गया है और ये जवाब बनाया गया कि स्पीकर जो है वो अब जानबदार गैर जानबदार नहीं रहे, बल्कि वो एक पार्टी बन चुके हैं। अयाज सादिक साहब या बाकी जमातों के स्पीकर तो यकीनन हाँ, उसको तो आप यही कहेंगे। जाहिर बात है कि जब पार्टी की एफिलिएशन होती है स्पीकर की, कॉन्स्टिट्यूशन रोल तो हमेशा ये होता है कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और उसको न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसा बंदा जो किसी जमात की टिकट से इलेक्शन लड़ के आया हो, उससे कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि वो जनाब आके गैर जानबदार जो है वो रवैया इख्तियार करेगा। वो तो यकीनन उसी पार्टी की पॉलिसी की लाइन टो करेगा जिससे उसकी वाबस्तगी है। और ये हर दौर में होता है, हर जो हुकूमत होती है, हर जो पार्टी की हुकूमत होती है, उसका स्पीकर हमेशा उसके साथ ही जानबदारी निभाता है। हाउस को चलाने के लिए ठीक है, उसका एक सिंबॉलिक रोल होता है कि वो गैर जानबदार रहने की कोशिश करता है, लेकिन आप ये कहें कि गैर जानबदार होगा, रूल्स है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। या तो क्या पार्टी किस तरह से बन रहा है बाबू डोगर साहब, क्या यही वजह आपको नजर आती है सिर्फ कि उस तीसरा ये मौका आ गया है 6 हफ्तों में कि इस तरह से स्पीकर ने बुलाया कोई इजलास और उस पर अपोजिशन ने कहा जी हम तो नहीं आते, हत्ता कि अस्करी हुकाम की तरफ से एक ब्रीफिंग भी थी बड़ी अहम, उस पर भी इन्होंने यही काम किया। ये आपको लगता है कि सोची समझी एक प्लानिंग है कि पार्लियामेंट से लोगों का एतबार ख़त्म कर दें कि ये कोई फ़ायदा नहीं है, ना जाकर एक ये यानी इस्तीफ़ों से पहले एक वो ट्रेलर चला रहे हैं या क्या है? उसामा साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पार्लियामेंट को बिल्कुल एक गैर फाल अदारा बनाना चाह रहे हैं। जहाँ तक स्पीकर की बात है, याद सादिक साहब कितने न्यूट्रल थे, सारी कौम ने देखा। वो भी पार्टी के हिस्सा थे जिस वक्त नवाज शरीफ जो थे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का इशू आया। नवाज शरीफ जो थे जिस वक्त वो असम्बली के अंदर झूठ बोल के चले गए कि ये हैं वो ऐसा और वो सारा कुछ करके चले गए, वो आपके सामने है। उसके बाद जनाब जब जो अमेंडमेंट लेके आए और जो उसमें से नवाज शरीफ को ताहयात सदर बनाने की, वो भी आपके सामने है। तो ये तो पूरी एक पार्टी बने हुए थे, पूरा पार्टी के एक स्पोक्समैन बन के ये स्पीकर ये जो है ये नेशनल असम्बली को चलाते रहे हैं। पंजाब असम्बली में राना इकबाल जो थे वो मेरे सामने जिस तरह से उन्होंने चलाई, वो तो टोटली ये ऐसे लगते थे कि जैसे असम्बली के अंदर नून लीग का स्पोक्समैन बैठा हुआ है। मेरा मतलब है ये नहीं कि कोई गैर जानिबदार तो छोड़ दे, वो तो टोटली जानिबदार थे। ऐसे लगता था कि जैसे शहबाज शरीफ खुद ही जो है वो असम्बली के अंदर वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठ गए हैं। मेजॉरिटी भी इतनी थी। बिल्कुल सामा साहब, अपोजिशन की जुबानों को बंद किया गया इनके दौर में, हर वो अरबा इस्तेमाल किया गया जिसमें स्पीकर जो है वो जानिबदार लगता था। जाहिर बात है खरसा ने जिस तरह से कहा, जब स्पीकर किसी पार्टी से इलेक्ट होकर आता है, किसी पार्टी का मेंबर होता है, तो जाहिर बात वो जानिबदार होता है। क्या हासिल लेकिन होगा? अगर पार्लियामेंट में लोगों का एतबार कम होता चला जाएगा कि हमारे मसाइल तो डिस्कस ही नहीं होते, इससे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? अपनी अपनी आप राय दें। आप वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम इस गवर्नमेंट से किसी सतह पे किसी किस्म का कोई कोऑपरेटर नहीं करना चाह रहे, हम इस हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते। उसामा साहब, अगर ये कोऑपरेटर नहीं करना चाहते, अगर ये पार्लियामेंट को गैर फाल बनाना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव लेके हैं, इनको पता है कि वो पास नहीं होंगे, वो उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। तो दूसरा जो इशू है वो बड़ा सीधा सीधा है, वो ये करें कि जनाब रिज़ाइन कर दें इस पार्लियामेंट से। वो रिज़ाइन भी नहीं ये कर सकते। उसकी वजह ये कि पीपल्स पार्टी कभी भी पार्लियामेंट से रिज़ाइन नहीं करेगी, जो मर्जी हो जाए। ठीक, अच्छा, तो उसका बस एक ही रास्ता है कि जनाब फिर अवाम को दिखाने के लिए कि जी हम गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम इनकी पॉलिसी से कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप जो ये पब्लिक इश्यूज हैं उन पे भी ये जो है वो पीछे हट गए हैं। असद खरल साहब, हुकूमत ये कह रही है, शबली फराज कह रहे हैं कि ये चाहते हैं, अपोजिशन ये चाहती है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये कोरोना फैलता रहे, इससे मईशत को भी नुकसान हो। जवाब भी इस तरह के दे रहे हैं। शाहिद खान नवासी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में भी कहा कि जी जब दुकानें खुली हैं, जब लोग बसों पर आ जा रहे हैं, तो वहाँ से भी तो कोरोना फैल सकता है, तो फिर जल्द से आप क्यों रोक रहे हैं? इस तरह के जवाब कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको जवाब बनाकर ये जलसा जुलूस करना। अब देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी करंतना में जाना पड़ गया। अफवाहें तो कुछ और भी हैं, लेकिन मैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहता जब तक पीपल्स पार्टी की तरफ से कंफर्म नहीं हो जाता। लेकिन उनके मुशीर को तो हुआ और जिसकी वजह से वो करंतना में गए हैं, और भी लोगों को हुआ है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो क्या आपको लगता है कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है? और राना सिन्हा तो ये कह रहे हैं कि हम कोरोना को भगा देंगे, कोरोना जब हमारे नजदीक आया तो हम इसको भगा देंगे। जब उनसे कहा गया कि जनाब लाहौर वाला जो जलसा है वो कोरोना की मौजूदगी में आप करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कोरोना को तो हम भगा देंगे। अब ये कोई सेंसिबल बंदा इस तरह की बात है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो और उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस तरह की बात करे? यानी इसको तो मेरा ख्याल है कि उनका फिर क्या मैं अब कहूँ कि उनके जो ज़हन के जो हालत है उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? यानी एक कोरोना एक इंटरनेशनल एक वबा है, कोई इमरान खान साहब लेके नहीं आए, या ये कोई आपकी जो जलसे हैं उनको रोकने के लिए कोई स्टैंड नहीं खड़ा किया गया। पूरी दुनिया जो है इस चैलेंज से निपट रही है।
और आप इस तरह के इंतहाई गैर जिम्मेदार, और फिर जो अभी मुज़ाकरात की बात हो रही है, एक तो ये है, एक तरफ ये कह रहे हैं सिविलियन सुपरमेसी, इदारों की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती। जब इमरान खान साहब धरना लेके आए थे और कादरी साहब, उस वक्त यही लोग जो आप शोर मचा रहे हैं, उस वक्त ये कह रहे थे कि जनाब आप पार्लियामेंट में आए, ये हमारा इदारा है, ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बातें करनी चाहिए हमें, आप बाहर इस तरह नहीं कहा, इस तरह मामलात का हल नहीं है। बाद एक ही सोल्यूशन है, पार्लियामेंट, वो एक फोरम है। अब मामला ये है, पार्लियामेंट के फोरम पर उनको बुलाया जाता है, वहां पर जाते नहीं है। दूसरी जानब ये मुझे एक अब नई पार्लियामेंट को ये मानते कब थे? अच्छा, अब नई नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जाते थे, कितनी दफा पार्लियामेंट में, यही मसला है। अच्छा, नवाज शरीफ 10 साल अपने दौर में कितनी दफा पार्लियामेंट में, पंजाब असेंबली में गए हैं? 10 पार्लियामेंट को तो उन्होंने हमेशा रबर स्टैम्प के तौर पर। अच्छा, अब मामला ये है कि जो अभी शाहिद खान अब्बासी साहब ने नया फार्मूला जारी किया है कि जी हुकूमत के साथ हम नहीं बैठना चाहते, और साथ एक और उन्होंने भी दिया है थ्योरी उनका, हम इस तरह बैठना चाहते हैं कि हुकूमत हो, फौज हो, और सुन लें, हुकूमत हो, फौज हो, और सुप्रीम कोर्ट भी, अदलिया भी बैठे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह हुकूमत अदलिया को साथ बिठा सकती है? क्या उसकी कोई सबॉर्डिनेट कोई पार्टी है? क्या वो सबॉर्डिनेट इदारा है? अदलिया एक इंडिपेंडेंट इदारा है। आपकी ख्वाहिश के ऊपर कभी मरियम साहबा कहती कि सिर्फ हम अकेले फौज के साथ बैठना चाहते हैं। अब उन्होंने एक नई थ्योरी पेश कर दी है, उनका नहीं, इस तरह नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर यानी तमाम पार्टीज, अच्छा, उसके साथ फौज भी हो, हुकूमत भी हो, और अदलिया भी साथ मिलके बैठे। अच्छा, मिलके बैठ के आपने करना क्या है? और साथ उन्होंने बात दिल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना, बिल्कुल यही है। उन्होंने साथ कहा नहीं वो नैब शैब वाले मामला सारे देखेंगे। अब मामला ये है किस आइन और किस कानून के तहत बंद कर सकती है अदलिया को कि वो आपके सियासी, आपके मफादात के लिए, आपके पास एक पार्लियामेंट का फोरम है, जो लेजिस्लेशन आप करना चाहते हैं आप वहां पे करें, जो आपका इशू है वो वहां पे रेज करें। मामला ये है कि आप किस तरह की लेजिस्लेशन ये क्या चाहते हैं? सिर्फ एक ही लेजिस्लेशन चाहते हैं, वो ये है कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है ये खत्म हो जाए, यही ये लेजिस्लेशन चाह रहे हैं। अच्छा, वो उस पर इमरान खान तो आज उन्होंने फिर दोबारा कह दिया कि किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं होगा, क्या ये जितने मर्जी जलसे कर। अच्छा, अब एक और ख़बर ये है कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा था लाहौर का, और उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब भी किया है। अब उनका एक तो अप्रिशिएट हो रहा है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर, दुनिया की बड़ी बॉडी है, कि जी आपने उस तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया और फिर किस तरह आपने रोज़गार को चलने दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो किसी सूरत नहीं लगेगा, ये तो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है वज़ीर-ए-आज़म की सोच। लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जनाब मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होनी चाहिए। महंगाई कम करने में इसका मतलब है बाबर डोगर साहब कि वो समझ रहे हैं कि हुकूमत नाकाम रही है, या आप समझते हैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी फिर भी बेहतर है? उन्होंने आकर यहाँ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा है। वैसे उसामा साहब, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि असद खैर साहब के दोस्त हैं ताहिर खुर्शीद साहब, अच्छा, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उनको कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर लगाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि वही ताहिर खुर्शीद साहब हैं जिनको इमरान खान ने जब यहाँ पर मेजर आजम सुलेमान को भेजा था तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दे के भेजा था कि इस बंदे को तुमने जाते सारी फेडरल गवर्नमेंट में सरेंडर करना है और इसको कोई पोस्टिंग नहीं देनी। ये और इमरान खान साहब की रिजर्वेशन थी, करप्शन के हवाले से स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थी, और जब तक आदम सुलेमान रहे इनको कोई पोस्टिंग नहीं मिली। उसके बाद जब वो यहाँ से चेंज हो गए तो फिर उसके बाद ये कहा जाता था कि पंजाब का डिफेक्टो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो ताहिर खुर्शीद, हालांकि ये CMIT के चेयरमैन थे। उसके बाद फिर CM ने आहिस्ता आहिस्ता इनको सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का ओहदा दिया, और इमरान खान साहब से इनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM की अप्रूवल भी ले ली और माशाल्लाह वो लग भी गए। और ये कहा जाए कि चीफ सेक्रेटरी जो पिछले 2 महीने से अभी तक अपने ऑफिस में नहीं आए, कि ये डिफेक्टो चीफ सेक्रेटरी भी हैं, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। ठीक, तो डीजी खान भी मेरा ख्याल कमिश्नर रहे थे, फिर उसके बाद कोई सेक्रेटरी मवासलात भी इनके पास होता रहा, CNW सॉरी वही, और उसके अलावा और भी 2-3 जो बड़े बड़े महकमे थे वो इनको दिए गए। फिर इस तरह आसिफ बिलाल लोधी साहब के बारे में तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था ना कि ये इस बंदे को मैं नहीं देखना चाहूँगा आगे, तो उसको भी कमिश्नर लाहौर आपको पता लगा दिया गया था। CM बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के नोटिस में हैं जिनको वो डिसलाइक करते हैं,
अब पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है उस्मान बुज़दार साहब के पास कि उन्हीं लोगों को वो जितनी भी प्राइम और लुक्रेटिव जो पोस्टिंग है वहाँ पे उनको लगाते हैं। और जब ताहिर खुर्शीद साहब वहाँ पे थे डीजी खान में, तो मेरे ख्याल फर्नीचर वगैरह के जो मामला थे, बिल थे बुज़दार साहब के घर में जो आना, जो सारी रेल पे हुई थी तज़यीन और राइश, तो वो कमिश्नर हाउस का जो फंड है उसको लगा दिया गया था बुज़दार साहब के जो घर पे, जहाँ बिजली भी नहीं थी। तो पता नहीं वो कहते थे बुज़दार साहब, पता नहीं बात सही है या गलत है, उन्होंने कहा था कि मेरे घर में तौसा में खैर साहब देखिए कितने तरीके से उस्मान बुज़दार साहब ने अपना ब्लू आइड, अपना दिल चाहा, दिल पसंद जो ब्यूरोक्रेट था उसको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब की वो नेगेटिव लिस्ट में था, एजेंसीज की नेगेटिव, लेकिन इमरान खान साहब मोस्ट कॉन्फिडेंट है उनके बुज़दार साहब की, और इमरान खान साहब ने पूरी स्पेस दी हुई है बुज़दार साहब को। जो वो करना चाहते हैं उनके पास एक रूट है, 2 रूट है बल्कि, यानी वो उनके जरिए जो भी चीज करवाना चाहते हैं वो उनके पास वो एक फार्मूला है, उसके जरिए वो पीएम तक वो चीज कन्विंस हो जाते हैं। आजम खान साहब के जरिए भी और एक और जरिया भी किला मजबूत है बुज़दार साहब का, जो वो चाहेंगे वही होगा। खुर्शीद का भी किला मजबूत। अच्छा, काफ लीग को मना लिया है, वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात साहब की अयादत की है। इस हवाले देखिए नाराज नहीं थे अपना, मैंने उस वक्त अच्छा काम तो किया, नाराज नहीं थे वो, एक उनका इन प्रिंसिपल स्टांस था कि हम खाना खाने के भूखे नहीं हैं। जब आप हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जब हमारी बातों को वेटेज नहीं दिया जाता, हम अलाइज हैं आपके पंजाब के अंदर, हम अलाइज हैं आपके उसके फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, और जब हमें हमारी बातों को वेटेज नहीं दिया जाएगा, जब हमें आप पसंद नहीं करते, तो इस बात पे उनका एक एहतजाज असूली था। और उस पर चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से जो इयादत आज उन्होंने की है, ये पहले इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी एज ए अखलाकी तौर पर। वैसे भी एक सीनियर पॉलिटिशियन ना भी अगर इत्तेहादी होते तो उनका एक कद काट है। कल भी यानी उससे यानी आज जो मीटिंग हुई है उसमें चौधरी परवेज लाई भी थे, चौधरी मोनस लाई थे, शाफे हुसैन थे, चौधरी शुजात के साहबजादे, उसके बाद सालक हुसैन थे, तो सारे वहाँ पे लोग मौजूद थे। और उसमें मेरी बात सुने, इसमें काफ़ी चीज़ें थी। एक चीज़ ये भी थी कि देखिए उस्मान बुज़दार साहब एक एक महकमे के 8-8 सेक्रेटरीज बदल रहे हैं, अपनी मर्जी का बंदा वो उन्होंने जो लगाना होता है वो लगा लेते हैं। चौधरी का भी बीइंग इत्तेहादी राइट है कि वो अपनी मर्जी की अपनी चॉइस का बंदा लगवाएं। तो गुजरात में डीपीओ, डिप्टी कमिश्नर, जहाँ जहाँ से उनके एमएनए थे या एमपीए थे, भावलपुर, वहाँ पर इमरान खान साहब ने आज से 2 महीने पहले उन्होंने ऑर्डर किए थे कि जनाब यहाँ से जितने बंदे चौधरी ने लगाए वो सारे उड़ा दिए जाएँ और वहाँ पर अपनी मर्जी के कोई बंदे तैनात करें। चौधरीयों का कोई बंदा किसी सीट पर नहीं होना चाहिए। इस पर चौधरी सख्त नाराज़ थे कि कम अज़ कम हमारी इतना भी हमारा राइट नहीं है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से हम जीत के आए हैं वहाँ पर हमारा अपना डिप्टी कमिश्नर हो, हमारा अपना डीपीओ, जबकि हम हुकूमती पार्टी का हिस्सा हैं जी। और जब एक तरफ आप देखें कि उस्मान बुज़दार साहब वो जो नीला पीला ब्यूरोक्रेट है, जिस जहाँ उसका दिल करता है उसको लगा देता है, एक महकमे में 10-10 बंदे चेंज कर दिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब उधर तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ये गुजरात पे नज़र रख के बैठे हुए हैं कि यहाँ पे कौन बंदा लगा है कौन नहीं लगा, इसको हटा दो इसको लगा दो। इससे खासी नाराज़गी थी। अब गंदम के हवाले से भी आप देखें कि चौधरी परवेज लाई ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक ख़त लिखा कि पंजाब असम्बली ने करारदाद पास की है कि गंदम की कीमत 2000 रुपया मन होगी, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने की, तो आप भी करें। उस पर भी इमरान खान साहब ने खासी खुफगी का इजहार किया था इस लेटर पे। फिर मोहम्मद लाई के जो ट्वीट थे या जो किसानों के हवाले से या गवर्नमेंट पॉलिसी के हवाले से, उस पर भी जो है पता चल रहा था कि चौधरी की रिजर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आज इमरान खान साहब ने उनकी ग्रीवांसेस को सुना है, उनके जो शिकवे थे उनको सुना है, और उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनके गिले शिकवे जो हैं वो उनकी यकीन दहानी कराई कि मैं आपके गिले शिकवे जो है ना वो दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ऐसे टाइम पे जब अपोजिशन जो है वो यूनाइटेड है तो गवर्नमेंट जो है उसके इत्तेहादी उससे नाराज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि अगर जो है अपोजिशन यूनाइटेड है तो फिर सरकारी हुकूमत जो है उसकी इत्तेहादी भी उसके साथ खड़े होने चाहिए। खैरल साहब, बहुत से कॉलम लिखे गए, बहुत से साफ़ियों ने, सीनियर साफ़ी ने बात की कि जी ये काफ लीग के साथ कोई मामला चल रहा है, पहले मरहले में
बुज़दार को हटाया जाएगा और ये नून लीग काफ लीग आगे आएंगे, तो ये अब इसके बाद वो अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगी या वो कॉलम जो लिखे गए वो भी अब बंद हो जाएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो मोनस लाई साहब के ट्वीट्स हैं, जो डोगर साहब ने भी बात की, और जो चौधरी परवेज़ लाई का ख़त है वज़ीर आज़म को गंदम की सपोर्ट प्राइस 2000 के वाले ब्रेक होने वाली, वो मेरा ख्याल बड़ा एक जेन्युइन मसला है। और पाकिस्तान के पंजाब के लोग जो है बहुत ज़्यादा, चूँकि ज़री रकबा है यहाँ पे, लोग शोबा ज़राअत से वाबस्ता हैं, उस हवाले से अगर हम बाहर से गंदम मंगवा के 2500 रुपए की जो हमें पड़ रही है, तो उसको हम 2500 रुपया दे रहे हैं और ज़र मुबादला भी पैसे हम खर्च कर रहे हैं, तो यही अगर हम 2000 रुपया अगर अपने किसानों को देंगे तो ये मेरा ख्याल है कोई गलत बात नहीं है। और वैसे भी अगर आप सिंध में 2000 प्राइस होगी और यहाँ पे होगी तो ये स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होगी। लोग तो यहाँ पे तो कोटा पूरा ही नहीं आप कर सकेंगे, लोग सारी गंदम जो है वो सिंध भेज देंगे। अच्छा, तो ये मामला। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर या बुज़दार साहब की तब्दीली, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पहले भी ब्रेक लेते हैं, चुका हूँ, ब्रेक के बाद इस तरह का नहीं है। 2023 तक तो ब्रेक के बाद बात करेंगे कि रेप करने वाले को अब नामर्द किया जाएगा अद्वियात के जरिए, क्या ये ठीक कानून है? इससे रेप के वाक़यात रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात। अब पता चला। अब पता चला। वफाकी काबीना की तरफ से वज़ीर आज़म की तरफ से नए क़वानीन की मंजूरी दे दी गई है। ऑर्डीनेंस की शक्ल में इनको नाफिज किया जाएगा और इसमें आदि मुजरिम जो रेप का होगा उसको नामर्द किया जाएगा अद्वियात के ज़रिए। इसके अलावा फांसी की सज़ा भी है। बहस काबीना में यह भी हुई कि रेप के मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए, लेकिन फिर फ़ारूक नसीम साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स हैं, ऐसे फैसले हैं कि जिनके तहत ऐसा नहीं हो सकता। बाबर डोगर साहब, आपको लगता है कि ये जब नया कानून आ जाएगा तो इससे इन वाक़यात को रोकने में मदद मिलेगी, या हमारा मसला ये है कि सज़ाएँ हो ही नहीं पाती? सज़ा सख्त होना एक और चीज़ है, लेकिन सज़ा तक पहुंचना तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल होता है। हमारे यहाँ साल लग जाते हैं। जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ उसमें भी हमने देखा कि पूरा वो गैंग था और वो आदि मुजरिमान हैं, इससे पहले कई दफ़ा वो वारदातें कर चुके और ज़मानतों पर रिहा होते रहे। उसामा साहब, यूरोप में या अमेरिका में या गल्फ़ में या दुनिया की जो भी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर क्यों इस तरह के वाक़यात नहीं होते या कम होते हैं, उसकी वाद वह ये है कि वहाँ पर क़वानीन सख्त हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, वहाँ पर कानून हरकत में आता है। असल चीज़ ये है कि हमारी जो पुलिस है, हमारा जो अदालती सिस्टम है, उसमें इतनी खामी है, उसमें इतने नुकाइस हैं। पुलिस पैसे खा लेती है। अब मुझे ये बताएं, ये जो अभी वाक़या हुआ मोटरवे वाला, ये बंदा पहले भी गैंग रेप कर चुका हुआ है, लेकिन ये जो हमारे सिस्टम में नकाइस हैं उसका वो फ़ायदा उठाया उसने और फैमिली को थ्रेट कर के वो उससे निकल गया। सज़ाएं तो पहले भी हैं। मेरा सवाल तो ये कि जो पहले सज़ाएं हैं वो कौन सी मिल रही हैं जो इस पर अमल दरामद हो जाएगा? असल इशू ये है कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, और पुलिस में और जुडिशरी में जो गंदी मछलियाँ हैं, जो गंदे लोग हैं, उनका सफाया होना चाहिए और वहाँ पर बेहतरीन लोग होने चाहिए जो सख्ती से कानून पर अमल दरामद कराएं। अमल दरामद नहीं है तो कत्ल की सज़ा फांसी है, इससे बड़ी सज़ा तो कोई नहीं है ना। आप मुझे बताएं कि अभी तक कितने लोगों को फांसी होती है? जितने कत्ल हो रहे हैं कि उस हिसाब से फांसियाँ हो रही हैं? वो नहीं हो रही। आपको भी पता, मुझे भी पता है कि लोग जो हैं 10-20 साल गुजर जाते हैं अदालती सिस्टम में, इंसाफ मिलता नहीं है। फिर एक फैमिली, विक्टिम फैमिली जो ख़ास तौर पे इस किस्म के जराइम में जो विक्टिम फैमिली है, वो तो बेचारी पहले ही वो माशरे में ज़िल्लो रस्वा हो रही होती है, लोग उंगलियां उठा रहे होते हैं। उसके बाद ये पुलिस का जो हमारा निज़ाम है इसको देख लें, उसके बाद जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें इंसाफ लेना इतना आसान नहीं है। और कई मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हुकूमत अगर चाहती है कि माशरे में इस तरह के हीनियस क्राइम कम हों तो इन इस तरह के क्राइम का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और जो बेचारी विक्टिम फैमिली है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ख़ास तौर पर ये जो पुलिस का सिस्टम है इसको बेहतर होना चाहिए। जब तक आपका निज़ाम ठीक नहीं होगा, आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, सज़ाएं जो मर्जी रख लें, जितनी मर्जी रख लें, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। मेरा तो ये मानना है। अच्छा, इसमें अब कहा जा रहा है कि जी ये ऑर्डिनेंस में रेप की वसी तारीफ़ है, खुसूसी अदालतों, एंटी रेप क्राइसिस सेल का क़याम है, मुतासरा और गवाहान का तहफ़्फ़ुज़ है, और जो टेस्ट होता था वो उसको ख़त्म करके उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है।
जदीद तरीक़ों को अपनाने की बात की जा रही है। और इसके अलावा मुलजिम के खिलाफ तेज़ तरीन ट्रायल शामिल है कि जिसको तेज़ किया जाए। ये हम बड़ा सुनते रहे हैं असद करल साहब कि हर दफ़ा जब भी कोई हुकूमत आती है कहते हैं देखें जिस तरह जो डोगर साहब ने बात किया ना, इस पे ज़रा बड़ी अहम बात है। यहाँ पे नुक्ता ये है, अब इंसदाद दहशतगर्दी के कानून मौजूद है। उस कानून के मुताबिक कोई भी दहशतगर्दी का केस होगा तो 30 दिन के अंदर उसका ट्रायल मुकम्मल होना लाजम है। उस कानून के मुताबिक जो आपका 780 है एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 1997, उसके मुताबिक ये है कि 30 दिनों के अंदर दहशतगर्दी के किसी मुकदमे का भी ट्रायल मुकम्मल होना लाजम है। ठीक है, 30 मान से कई साल हो गए आज तक मुकम्मल। 30 दिन दूर की बात है, 30 अच्छा, महीने भी गुजर जाते हैं। अच्छा, फिर नैब का जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक ये है कि डे टू डे प्रोसीडिंग करके रेफरेंस जो है 30 दिन के अंदर उसका आपने फैसला करना है। क्या फैसला होता है? नहीं होता। इस तरह CNSA के तहत जो स्पेशल कोर्ट्स बनी है, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट्स, उसके अंदर भी ये है कि 30 दिन के अंदर आपने फैसला करना है। क्या फैसला होता है? नहीं होता। अब ये एक और ऑर्डिनेंस आ गया है इंसदाद रेप जो है, जो भी कानून के हवाले से जो मसवदे की जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है और 1 हफ्ते तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको ऑर्डिनेंस जो है इसको यानी ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। मुझे ये बताएं, जब पहले हमारे कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा? और अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर आप कम है, वकीला जो है, जो सरकारी वकील हैं, उनकी तादाद कम है, पुलिस तो ये जब तक आप पूरी चीजें लवाजमात नहीं करेंगे, अगर आप बना भी दें फर्ज माल, पहले तो आप बनाएंगे, उसके लिए फिर अदालतें बनेगी, नोटिफाई होंगी, फिर उसके बाद उनका अमला आएगा, फिर आपने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स आएंगे, तो ये एक पूरा एक लंबा प्रोसीजर है। आप जब तक ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? एक और चीज, क्राइसिस सेल नाम रखने से वो फौरी तौर पर ये जो खास तौर पे ये जो रेप वाले इंसिडेंट्स हैं, इसमें मुल्ज़मान जो होते हैं वो अमूमन बाअसर होते हैं, या वो लैंडलॉर्ड होंगे, या वो क्रिमिनल्स होंगे, या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होंगे। आम शरीफ आदमी तो ये नहीं कर सकता। वो लोग जो होते हैं वो फैमिली को टेरराइज भी करते हैं, उनको हरासा भी करते हैं, खौफजदा भी करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ करते हैं, पुलिस को ब्राइब भी करते हैं। ज़्यादातर जो केस हैं वो पुलिस लेवल पर भी जो फैमिलीज हैं वो बेचारी डर के अपनी एप्लीकेशन ही वापस ले देती हैं। ये बहुत कम होता है कि इस तरह का मीडिया हाइप मिल जाए, जिस तरह से ये लाहौर वाला इंसिडेंट हुआ कि उसको इतनी मीडिया हाइप मिल गई कि उसको पुलिस को ज़बरदस्ती उसमें एंगेज होना पड़ा। उससे पहले जो वहाँ वो घर वालों ने ही यानी सुलह क्या करनी थी, वो धक्के खा के अदालतों के, वो देहात के रहने वाले कितने किलोमीटर जाकर फिर वो गरीब लोग कैसे किराया दें, कैसे लंबा कई लोग तो बदनामी के उसकी एक लंबी बदनामी के मेडिकल रिपोर्ट खौफ से कोई लोग जाते नहीं, थाने तक पहुंचते ही नहीं है, वो पहले ये मामला नीचे ही दब जाते हैं, निचले लेवल तक ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है। सारे कल्चर। और दूसरी बात, ये सारे जो प्रोसीजर है इसमें जब तक ये जो हम जो कानून बनाते हैं उसके साथ तमाम जो बाकी भी ज़ाब्ते हैं वो आप जो लवाजमत पूरे नहीं करते, पहले तो सबसे पहले ये कोर्ट्स बनाएं, उसके जजेस जो है उनकी तैनाती करें, उसके बाद स्टाफ बनाएं, वरना ये 30 दिन के अंदर तो, और फिर ये कंपाउंडेबल नहीं है, हालांकि ये काबिल सुलहनामा केस नहीं है, उसके बावजूद कितने ही आपको मैं ऐसे रेप के केसेस की मिसालें दे सकता हूँ कि उसके अंदर सुलह हुई है, हालांकि नॉन कंपाउंडेबल है, ये काबिल सुलह केस नहीं है, उसके बावजूद गैंग रेप के केसेस में या रेप के केसेस में सुलह किस तरह हो जाती है, कैसे क्या क्या उसमें हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, डॉक्टर्स को साथ किस तरह मिलाया जाता है, गवाहों के, और जो बात आप कह रहे हैं गवाहों के, ये दोबारा कह रहे हैं विटनेस बात तो हो रही है, मुझे ये बताया क्या पहले विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन के बावजूद जो कानून मौजूद भी है, क्या कभी आपने देखा है किसी गवाह जो है उसको प्रोटेक्शन दी गई हो? आप देखें जो मुद्दई है या गवाह है, अदालतों के अंदर उनको कत्लेआम किया जा रहा है, बड़े बड़े शहरों के अंदर, इवन के अदालतों के अंदर वो आते हैं पेशी के लिए, या वहाँ पे मुल्जमान आते हैं, तो वहाँ पे सिस्टम ठीक करना पड़ेगा खैर साहब। जब तक इस सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता, पुलिस का सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम, ओवरऑलिंग पूरी जरूरत है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये जो सारी लूप होल्स हैं, जो खामियां हैं, जो लैप्सेस हैं, जब तक वो पूरी आप नहीं करेंगे, उस वक्त तक जितने मर्जी आप कवानीन ले आए, जितने मर्जी ऑर्डिनेंस ले आए, जितने मर्जी सख्त कवानीन कर ले, उसकी अमलदारी नहीं होगी, उसके लवाजमात पूरे नहीं होंगे, तो मुआशरे के ऊपर क्राइम को रोकने में, बीक करने में उसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। बड़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान में, शायद दुनिया में इतने कानून नहीं होंगे, हर चीज़ के लिए कानून है यहाँ पर, हर चीज़ के लिए। आप
ट्रैफिक का देख लें, आप कोई बिल्डिंग का देख लें, आपने कोई भी काम करना है यहाँ पर हर चीज़ के लिए कानून मौजूद है, चैनल बनाना है उसके लिए कानून मौजूद है। लेकिन हज़ारों कवानीन होने के बावजूद उन पर अमल दरामद ही नहीं होता और नए से नए कवानीन बनते चले जाते हैं। ये हमारा अलमिया है। तो ये कब तक होता रहेगा बाबा डोगर साहब? अगर ये भी अगर आप ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आते हैं और फिर इस पर भी अगर आप सजाएं नहीं दे पाते और वही कि जी जनाब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, केस चल रहा है जी, अभी जी नीचे ट्रायल कोर्ट में है, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा? फिर कहीं ना कहीं उसको मिल जाता है, मुजरिम को कहीं ना कहीं ऐसा कोई रास्ता मिल जाता है कि जहाँ पर या तो वो बेचारा मुद्दई हार बैठता है या पुलिस को वो साथ मिलाते, कहीं ना कहीं उसको कोई ऐसी सहारा मिल जाता है कि वो बच निकलता है। और फिर जितने मर्जी कवानी, ये एक और आ रहा है, आप 10 और बना लें, कोई फ़ायदा नहीं। तो साहब जैसी डिलेड जैसी डिनाइड, अगर ये जो मुजरमान है, ये जो मुल्ज़मान है, ये जो कानून के अंदर लूप होल हैं, ये जो खामियां हैं, ये जो इसी का तो वो फायदा उठाते हैं। सर मैं आप थानों में लोग रुल जाते हैं, जलीलो रस्वा हो जाते हैं, अस्पतालों में रुल जाते हैं, जाली मेडिकल डॉक्टर से मिलकर जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवा ली जाती हैं। अदालती सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर इतना डिले है, पेंडेंसी बेतहाशा है, जो उसके बाद स्टेट प्रोसिक्यूटर जो हैं वो भी दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं। तो सामा साहब इसमें अगर सारे सिस्टम को देखा जाए ना, ये सिस्टम गल सड़ गया है, ये सिस्टम अब सीधा है, बदबूदार है। जब तक इस सिस्टम को तब्दील नहीं किया उस वक्त तक लोगों को चले उसका आगाज क्या हो गया है, थाना कल्चर में तब्दीली आ गई है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? बहुत से इंस्पेक्टर्स की मुश्किल बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। पंजाब में पुलिस कल्चर को तब्दील करने की कोशिश तो नजर आ रही है। पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में पहली बार हुआ है कि सूबाई दारुल-हुकूमत के 16 SHOs को दागदार रिकॉर्ड रखने की वजह से ब्लैकलिस्ट किया गया है और 3 बड़े विंग्स में, सिटी पुलिस के 3 बड़े विंग्स में वो SHO की हैसियत से तैनात नहीं हो सकेंगे। इसमें होशरुबा बातें हैं जो रिकॉर्ड से सामने आ रही हैं कि किस तरह बार बार वो पोस्टिंग ले लेते हैं 15-15, 20-20 साल से, इसके बावजूद के बरतरफ हुए, मुअत्तल हुए, क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे उनके रवाबित सामने आए बदउनवान अनासर से, गैंग्स के साथ, मनशियात फरोशों के साथ, और वो बार बार तैनात हो जाते हैं। बाबा डोगर साहब ये तो अजीब कहानी है। इसका मतलब है कि ये तो सारा कल्चर, थाना कल्चर जिसको कहते हैं, ये तो क्रिमिनल्स पर बेस्ड है, क्राइम पर बेस्ड है सारा कुछ। तो ये क्या इस तरह के कामों से ये बेहतर हो सकेगा जो हम ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जी थाना कल्चर में तब्दीली चाहिए, उसका आगाज़ हो गया है? उसामा साहब ये CCPO लाहौर जो है ना, इनको मैं तो इस हवाले से इनका फ़ैन हूँ। अच्छा, यकीन जाने ये वो इशू था जो मैं बड़े अरसे से मैं ये चाह रहा था कि लाहौर के अंदर कौन सा ऐसा CCPO आएगा जो इस ताकतवर माफिया को हाथ डालेगा। ये SHOs ज़मीनों पे कब्जे ये करवाएं, इलाकों में मंशियात ये बिकवाएं, चोरी डकैती के पीछे ये खुद मुलविस हों, जो वहाँ पर शादी हाल है उनसे ये भत्ता इकट्ठा करें। कौन सा ऐसा क्राइम नहीं होता जिसमें ये इंगेज नहीं होते। फिर ये है कि इनके ऊपर जो SPs होते हैं उनको भी ये पैसे रिश्वत पे लगा देते हैं। ये एक पूरा माफिया था लाहौर में जो प्रवेश किया होता, और ये इंतहाई ताकतवर, पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग, PMLN से ये 15 साल से 20 से ज्यादा बार वो SHO की हैसियत से एक शख्स। उसामा साहब मैं तो पहले भी एक मरतबा कहा था कि लाहौर के 84 थाने हैं, यहाँ पे जो उनके SHOs हैं, सिर्फ नैब इनके एसेट देख लेंगे कितने हैं तो यकीन माने कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अरबपति हैं ये लाहौर के SHOs, अरबपति, और किसी के मिजाल नहीं थी कि इनको हाथ लगाए। बड़े बड़े बंगले और गाड़ियां। असद खरल साहब, आपको लगता है कि ये एक ऐसी तब्दीली और देखिए CCPO ने आते ही जो दावे किए थे ना, उसका अमली सबूत ये है कि पहले सबसे मरहले में उन्होंने जो कहता है ना, किसी को जो मजबूत एक नेटवर्क उसको तोड़ने के लिए पहले उन्होंने 152 जो कारे खास थे ना, जो मुख्तलिफ थानों में SHO के बाहर जो डीलिंग विलिंग करते थे उनके कारे खास, उन नेटवर्क को तोड़ा। उसके बाद अभी जो उन्होंने एक एक्सरसाइज कराई है ना कि 119 सब इंस्पेक्टर को जो नए SHO तैनात करने के लिए उन्होंने एक फरिस्त मुरतब की। इस एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज के अंदर चीज़ें सामने आई हैं कि 84 थानों के SHO की जो तब्दीली है, यानी वो जिस तरह आपने बताया कि 10-20 सालों के दौरान कई बार उनके खिलाफ
मुअत्तल हुए हैं, मुअत्तल हुए, इंक्वायरीज पुष्पनाई भी हुई, सब गए हैं। कुछ। उसके बावजूद जिस तरह आपने बताया कि 15 साल खिदमात के दौरान शहर के मुख्तलिफ थानों में एक SHO जो है बंदा इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो 20 दफ़ा तैनातियां ले चुका है। बावजूद इसके कि उसके खिलाफ इंक्वायरियां हुई, वो मुअत्तल हुआ, कब्जा ग्रुपों के साथ उसकी पुष्पनाई थी, मंशियात फरोशों के साथ, क्रिमिनल के साथ, गैंगस्टर के साथ। और फिर जिस तरीके से अभी जो फिर उन्होंने जो इंटरव्यूज़ किए हैं CCPO ने, वो लोग जो जिनको कभी बेदाग जो कैरियर वाले लोग हैं, जो डॉल्फिन फोर्स में थे, सिक्योरिटी डिवीजन में थे, इंसदाद फसादात फोर्स में थे, इनको 119 जो सब इंस्पेक्टर हैं इनको आगे शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद फिर 30 लोग जो हैं इंटरव्यूज़ उनको किया गया और 18 उसमें से जो लोग हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। इनके ऊपर ना कोई इंक्वायरी है, ना किसी की ये सरपरस्ती करते हैं, ना किसी के साथ इनका नेक्सिस है। DIG ऑपरेशन अशफाक खान को CCPO उमर शेख साहब ने ये लिस्ट भेज दी है इनकी तैनाती के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अमली इकदामात जो हैं, ये जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि एक पटवारी को आप नहीं हिला सकते, इस तरह एक SHO, ये माफिया बने हुए थे। और जिस तरीके से कब्जे होते थे सरकारी ज़मीनों पर, प्राइवेट ज़मीनों पर, ये जो मंशा बम है किसने बनाया, ये जो खोखर बरादरन के कब्जे है कौन करा रहा था। तो यहाँ पे तो DIG ऑपरेशन से लेकर साहब मैंने SHO के बच्चों की शादियों, इनके बच्चों की शादियां 5 स्टार होटलों में, यकीन माने एक शादी पे कई करोड़ रुपया खर्च हो रहा था। एक SHO जिसकी 70-80 हज़ार रुपया तनख्वाह है, मुझे बताएं कि उसके बच्चों की, उनके बच्चों की शादियों पे 5-5, 6-6 करोड़ रुपया लग रहा है और उसमें बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं। क्या उन अफसरों की मत मारी हुई थी? एक DIG ने तो एक नोटिस ले लिया था कि उसको DSP ने बुलाया, उसने उस शादी को देखा कि इसमें तो करोड़ों रुपया लगा हुआ है, तो उसने DSP को नोटिस भेज दिया कि जनाब पहले ये आप बताएं कि आपके पास ये रिसोर्सेज कहाँ से है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उमर शेख साहब जो हैं, ये जो SHO जो हैं जिनको निकाला गया है, इनके एसेट भी चेक करवाएं, इनके एसेट भी चेक करवाएं और इनके केसेस जो है वो नैब को भिजवाएं कि ये इनके पास जनाब के इनके पास अरबों रुपया, करोड़ों रुपया आया कैसे। खैर साहब, हर SHO जो है आप चेक कर लें, जितनी इसके घर में गाड़ियां खड़ी की हुई हैं वो सारी चोरी की हैं। नए लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां होंगी, चोरी की गाड़ियां ही अपने घरों में लेके फिर रहे होते हैं। इनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, प्लॉट्स हैं जो इन्होंने कब्जा ग्रुप के साथ मिलकर उन पर कब्जा किया होता है। यकीन जाने कि सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और लाहौर के क्राइम में इजाफे की सबसे बड़ी जो वजह है ये सारे SHO और वकीलों के भी इनके साथ गैंग बने हुए हैं, बकायदा गैंग बने हुए हैं, मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं। और वो पर्पज़ ही उनकी पोस्टिंग का ये होता है कि जिस इलाके में वो तैनात होते हैं वहाँ पे जितनी फड्डे वाली ज़मीनें होती हैं, जो कब्जे होते हैं, वो सारे उनके थानों की बोलियां लगती रही हैं। ये सारा साहब थानों की बोलियां लगती रही हैं और थाने खरीदे जाते रहे हैं। यकीन जाने कि मुझे वहां तैनात कर दें, इतने पैसे ले लें, इतने पैसे ले लें अल्लाह। और फिर वो जाहिर है कि फिर वहां जाकर उस तरह बनाने हैं। तो वहां जितना भी ये इस तरह का तो यही है जो पुलिस में उन्होंने कहा था कोर्ट मार्शल की तर्ज पे पुलिस में यही मामला, उमर शेख साहब का यही नुक्ता था उनका। ये बंदे कब्जे कराते हैं अरबों रुपए की जमीनों पे, बेनिफिट लेते हैं, ये मुअत्तल होते हैं, 2-3 महीने बाद फिर वो वापस आ जाते हैं। ये तो कोई अदालतों में जाकर, इसलिए उन्होंने कहा कि इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, इनको महकमे से जो खाली बेड़े हैं, जो इनको महकमे से निकाल बाहर करना चाहिए। करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, उसको क्या फर्क 3 माह से अगर वो बना देंगे, कमर्शियल प्लॉट इकट्ठे किए हुए हैं, उसको ये पता नहीं MPA MNA वज़रा से कहां तक पहुंच जाते हैं। ये तो करोड़ों रुपए के गिफ्ट भी ऊपर देते हैं, ऊपर के अफसरान को खुश रखते हैं, पॉलिटिशियन को खुश रखते हैं। इतना का पैसा है इनके पास, इतना का पैसा है कि ये तो इतने महंगे गिफ्ट दे देते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं सिर्फ अपनी तैनातियों के लिए। मेरे सामने होता है कि किस तरह से MNAs, मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स तक जो है वो CM तक इनकी सिफारिशें लेके गए होते हैं कि ना फलाने बंदे को फलाने थाने में SHO लगा दिया जाए। मिनिस्टर को तो छोड़ें, इनकी पोस्टिंग के लिए तो अब मैं क्या बताऊं कि कहां से फोन आ रहे होते हैं और कहां से ये अप्रोचेज हो रही होती हैं। ये सही है कि एक वक्त में तो एक ऐसा गैंग भी आ गया था लाहौर के अंदर जो जुडिशरी में से बहुत सारे, अब मुनासिब नहीं है नाम न मैं लूं, सबसे बड़ा जज साहबान जो है उनके घरों तक पहुंच गए थे, अप्रोच कर लिया था, उधर से सिफारिशें आती थी और IG को और CCPO को बुला लिया जाता था अदालतों में, ये जो कि आप इस बंदे को लगाएं, चैम्बर में बुला के कहा जाता था कि आप इनको लगाएं वरना हम आपके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट आपको दे देंगे, आपको हम ग्रिल करेंगे यहाँ पे। तो मामला ये लोग सबसे बड़ा, ये जो बाहर से पाकिस्तानी आते हैं ना और ये जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन ऐसे बेचारे लोगों को
टारगेट करके ये पुलिस वाले जो थे ना पकड़ते थे और इनसे अरबों रुपया बटोरते थे। उस तरह की हमने 2-3 स्टोरियां तो यहाँ पे इस अपने प्रोग्राम में ब्रेक की हैं कि किस तरह से बाहर से बंदा आया और किस तरह से इन्होंने उसको पकड़ा, उसको जकड़ लिया और उससे करोड़ों रुपए ये बटोरे। तो ये तो एक क्रिमिनल नेट था मेरा ख्याल है कि जिसको उन्होंने तोड़ा है। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि लाहौर में अगर ये पढ़े लिखे और यंग लड़के लेके आए और उन पे ख़ास नज़र रखें ताकि वो जो है ताकि गन का हिस्सा ना बन सके। ये एक मुसलसल अमल होगा सद कर्नल साहब। ये नहीं हो सकता ये 16 हैं, ये चुने हैं, इनको निकाल दिया कि इनको देखिए फेज वाइज यही है। हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये हम एक बेसिकली टेस्ट केस के तौर पर एक नया इमेज बिल्डिंग के लिए क्राइम रेट कम होगा क्योंकि परेशानी का लोग जो ला रहे हैं ताकि इसके बाद फिर आगे लोगों को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि एकदम से सारों को तो आप तब्दील नहीं कर सकते। उसके लिए ट्रेनिंग जारी बात है, नए लोग हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अगर ये कामयाब होता है तो मजीद लोगों को मौका दिया जाएगा और इससे यकीनन। अच्छा साहब इसमें एक और आज प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि लाहौर में सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जे हैं ना उसके खिलाफ कब्जा माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि वो SHO जिन्होंने कब्जा माफिया के साथ मिलके प्लॉट लिए हुए हैं, ज़मीनें जो है उन पे कब्जे किए हुए हैं। मेरे एक जानने वाले हैं जिनके मेरा ख्याल 3-4 कनाल ज़मीन है जिसपे एक SHO ने कब्जा किया, वो बेचारा आज तक नहीं छुड़ा सका। तो जब यही SHOs जो हैं वो इन कब्जा माफिया को गिरफ्तार करने के लिए या कब्जे छुड़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे तो ये कभी पकड़ेंगे उनको। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ जो ये पुलिस का डाटा है, पुलिस ने जो कलेक्ट किया है नफ्स ने, कि क्या वजह है कि एक चैलेंज बन गया है कि डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, गाड़ी छीनने की, ज़मीनों पर कब्जे के वाक़ में इजाफा हो रहा है, तो फिर रिकॉर्ड से ये मालूम हुआ है कि जराइम की शरह में मुस्तकिल इजाफा जो देखने में आ रहा है। ज़्यादातर बदउनवान SHOs की बार बार तकर्री की वजह से ये हो रहा है। अब हम अंदाज़ा लगाएं जो बातें बाबर डोगर साहब ने, सद कर्नल साहब ने कही हैं, पुलिस का डाटा उसको सच साबित कर रहा है कि ये बार बार ये इसी तरह के जराइम पेशा लोग जो अपनी तैनाती करवा लेते हैं बतौर SHOs, ये उनकी वजह से सारा क्राइम। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, जो हमें याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।